कोका कोला हर साल अपने एडवर्टाइजिंग पर एंडलेस बिलियंस खर्च करता है, बट कभी भी आपको अपने प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा। वो आइडिया बेचते हैं जिसमें हैप्पीनेस, हार्मनी, टुगेदरनेस शामिल है। बट कुछ का कहना है कि ये सब सच को छुपाने का तरीका है। इस कंपनी पर बहुत सारे एक्यूजिशंस लगे हैं, जिनमें उन पर डिजीज, ड्रॉट, एक्सप्लॉयटेशन और ऐसे कई वर्स केसेस लगाए गए हैं। सो तैयार हो जाइए, हम कोक के इनक्रेडिबल हिस्ट्री के सफर पर निकलने वाले हैं, जो 3 सेंचुरी से चल रही है। हम देखेंगे कोका कोला दुनिया का सबसे रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड कैसे बना और किस कीमत पे। क्योंकि एक चीज तो बिल्कुल श्योर है, आप लोगों से सच कहकर एम्पायर बिल्ड नहीं कर सकते। King size Coca-Cola gives you that refreshing new feeling. There's nothing like ice cold Coca-Cola. बैक इन 1880s डॉक्टर्स और लोकल्स के बीच में बैकलैश हुआ और इसके कारण लोगों ने होम रेमेडीज यूज करना शुरू कर दिया और कुछ डिसीटफुल एंटरप्रेन्योर्स ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए पोशंस और एलिक्सिर्स बनाने लगे, जिन्हें वो मेडिकल बेनिफिट के तौर पर क्लेम किए। पर सच तो ये था कि वो डिफरेंट केमिकल्स का सबसे ज्यादा डेंजरस इनइफेक्टिव मिक्सचर था। बट बिना किसी रेगुलेशंस के वो इसके हेल्थ बेनिफिट्स को प्रूव करने लगे, जिससे उनका बिजनेस और बढ़ने लगा। विन मेरियानी एक पॉपुलर पेटेंट मेडिसिन जिसमें वाइन और कोकेन का मिक्स होता था, ये हर एलिमेंट और सिकनेस को क्योर कर सकती थी। बस आपको इसके हर दिन 3 ग्लासेस पीने होते थे। एक इंसान जिसे ये पीना बहुत पसंद था, उनका नाम था जॉन पेम्बर्टन, एक वॉर वेटरन जिन्हें बैटल में सीवियर इंजरी हुई थी। डॉक्टर्स को लगा कि वो मर जाएंगे और इसलिए उन्हें मॉर्फिन का डोज दिया गया, जिससे उन्हें आखिरी घंटों में दर्द कम हो। बट जॉन किसी तरह बच गए, लेकिन उन्हें मॉर्फिन का सीरियस एडिक्शन हुआ और तभी उन्हें विन मेरियानी मिला और वो उसे ही पीते रहे। उन्हें लगा था कि उनकी मॉर्फिन एडिक्शन को ये खत्म कर देगी और हाँ, इसे पीने के बाद उनको अच्छा फील होता था। बट ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो मेडिसिनल था, बल्कि उसमें वाइन और कोकीन था। बट क्योंकि पेम्बर्टन को ये पीना पसंद था और खुद भी केमिस्ट थे, वो सोचे कि इसका खुद का वर्जन बनाते हैं। 1884 में उन्होंने फ्रेंच वाइन कोला लॉन्च किया, जो बेसिकली विन मेरियानी को दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ मिलाकर बनाया गया था और ऐसे ही ये ड्रिंक जल्द ही कोका कोला बन गया। अब टू बी फेयर, जॉन पेम्बर्टन कोई स्नेक ऑयल सेल्समैन नहीं थे जो लोगों को धोखा दे रहे थे। उन्हें अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा था। हाउएवर, पेम्बर्टन की टाइमिंग थोड़ी खराब थी। बस 1 साल बाद ही कई स्टेट्स ने अल्कोहल पर बैन लगा दिया। पेम्बर्टन को अपने ड्रिंक में से वाइन हटानी पड़ी और इसे कार्बोनेटेड वाटर से रिप्लेस करना पड़ा, पर इससे ड्रिंक काफी कड़वा हो गया। तो इसे काउंटर करने के लिए उन्होंने उसमें बहुत सारा शुगर डाला और अब क्योंकि वाइन हट चुकी थी तो उन्होंने फ्रेंच वाइन कोका को बेचना शुरू किया। पर उनको अब नया नाम चाहिए था। लकीली उनके बुक कीपर फ्रैंक रॉबिन्सन एक नाम लेकर आए जो बहुत कैची भी था, कोका कोला। नाउ कंपनी ने ये क्लेम किया कि नाम का कोई मतलब नहीं है, ये बस सुनने में अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स ये सच नहीं था। इस नाम को ड्रिंक के 2 मेन इंग्रेडिएंट से लिया गया था, कोला नट जिसमें कैफीन होता था और कोका लीफ जिसमें कोकेन होता है। और आज तक कोका कोला ये डिनाई करता है कि इसके फॉर्मूले में कोकेन है, डिस्पाइट दिस कि ये डॉक्यूमेंटेड है कि इसमें कोका लीफ यूज होता था जिसमें कोकेन होता था। इवेंचुअली 1929 तक उन्होंने कोका लीफ से सारे एक्टिव कोकेन को निकालने का तरीका खोज लिया और एक बार ये क्लियर हो गया कि कोकेन वो मैजिकल मेडिसिन नहीं है जो उन्हें पहले लगता था। बट बैक इन 1880s किसी को ड्रिंक में कोकेन होने का कोई डर नहीं था और अब जब वाइन भी हट चुकी थी, कोका कोला फिर से बिकना बंद। प्रॉब्लम ये थी कि लोग इसे खरीद नहीं रहे थे। पेम्बर्टन अब भी इसे मेडिसिन एस्पेक्ट के दम पर बेचने की कोशिश कर रहे थे। अर्ली एड्स में कोका कोला को हार्मलेस, वंडरफुल, ब्रेन टॉनिक के तौर पर डिस्क्राइब किया जाता था, जिससे हेडेक और अपसेट स्टमक ठीक होता है। सेल स्लो थी क्योंकि ऐसे काउंटलेस पेटेंट मेडिसिन थे जो सेम थिंग ऑफर करते थे। सो कोक स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा था। मीनवाइल पेम्बर्टन तेजी से बीमार होने लगे थे। उनका दर्द बढ़ रहा था, एडिक्शन और स्ट्रांग हो रही थी और 1888 में जॉन पेम्बर्टन वाज डेड। दुख की बात तो ये कि उनको जरा सा भी आइडिया नहीं था कि उनकी बनाई हुई ड्रिंक जल्द ही पूरे प्लैनेट की वेल नोन ड्रिंक्स में से एक होगी।
पेम्बरटन ने मरने से पहले अपनी कंपनी को $2300 में एम्बिशियस इंसान को बेचा था जिसका नाम था एसा कैंडलर। कैंडलर ने कंपनी पर फुल कंट्रोल पाने के लिए बाकी लोगों से सारे शेयर्स खरीद लिए। बाद में हुए इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कैंडलर ने वो सारे शेयर्स शायद खरीदे ही नहीं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स में फोर्ज्ड सिग्नेचर्स थे। हमें ये शायद कभी पता ही ना चले कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि कैंडलर के पास कंपनी के जलने के रिकॉर्ड्स थे जिससे शायद उन्होंने ट्रैक्स कवर कर लिए। बट ये सब इररिलेवेंट था, क्योंकि 1890s तक ऐसा कैंडलर कोका कोला के इंचार्ज बन चुके थे। बट शुरुआत में वो ड्रिंक इतनी पॉपुलर नहीं थी। सो कैंडलर ने पूरे टाउन में कोक के ब्रांडेड बैनर्स, बिलबोर्ड्स और प्ले कार्ड्स भर दिए थे। उन्होंने बार्न्स में लोगो भी प्रिंट किए और कोका कोला लोगो को हर जगह चिपकाना शुरू किया था, जिससे लोगों को हर जगह कोका कोला दिखे। बट कोक की पहली जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी जब उन्होंने उनके एरिया के हर फार्मेसी को कांटेक्ट किया और उनसे उनके टॉप कस्टमर्स की लिस्ट मांगी और बदले में कोका कोला के फ्री कूपन्स दिए। लॉजिक बस लोगों को फ्री ट्रायल देना था जिससे वो लाइफ टाइम कस्टमर बन जाते, स्पेशली क्योंकि ड्रिंक में बहुत सारे एडिक्टिव केमिकल्स थे। हाउएवर जल्दी ये क्लियर हो गया कि कोका कोला का मेडिसिन के तौर पर एडवर्टाइजमेंट करना गलत था। सिर्फ बीमार लोगों को बेचने से अच्छा वो इसे हर किसी को बेच सकते थे, ये कहकर कि ये टेस्टी रिलैक्सिंग ड्रिंक है जिसे हर कोई एंजॉय कर सकता है। तो ये बेनिफिट था कोका कोला को पेटेंट मेडिसिन इंडस्ट्री से डिसोसिएट करने की। बट इसकी वजह से उनको बहुत से इन्वेस्टिगेशंस फेस करने पड़े जब लोगों को पता चला कि ये सब बिल्कुल झूठ है। कोका कोला की मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक ह्यूज हिट थी। जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे थे, कैंडलर एडवर्टाइजिंग पर और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे। वो मूवी स्टार्स और एथलीट्स को भी इसे प्रमोट करने के लिए पे करने लगे। कोक की इतनी सक्सेस लोगों के दिमाग में इसके पॉजिटिव इमेज का कारण था और पॉपुलर सेलिब्रिटीज का इसे रेकमेंड करना और भी फायदे का सौदा था। उन्होंने क्रिसमस एड्स में बड़े स्केल पर सांता क्लॉज को कोक को पकड़े हुए फीचर किया, जिससे वो यंग बच्चों के मन में कोका कोला और क्रिसमस के खुशियों के बीच कनेक्शन बना सके। ऑफ कोर्स ये सारी मार्केटिंग पर्टिकुलरली स्पेशल नहीं है, बट उस टाइम पर ये काफी था। कोका कोला के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जल्द ही कॉमन होने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पर सेक्स सेल्स एक एडवर्टाइजिंग क्लीशे हो सकता है, बट बहुत कम ही मेन स्ट्रीम कंपनीज ने इसका यूज किया था जितना कोक ने किया विद कोका कोला गर्ल्स। इसमें अट्रैक्टिव वुमेन हमेशा कोक को पकड़े हुए रहती थी। कोक ने स्टैट्स डिपार्टमेंट बनाया जिससे उन्हें सुपरमार्केट्स में होने वाले कार ट्रैफिक और मूवमेंट का पता चलता था, जिससे वो पता कर सकें कि कौन कौन से इफेक्टिव प्लेसेस हैं एड्स के लिए। न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होते ही जब रेडियो से टीवी में शिफ्ट हो रहे थे, कोक हर बार की तरह इस बार भी मीडियम्स पर एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया ताकि ये इंश्योर हो कि हर कोई हर जगह इस प्रोडक्ट के बारे में जान सके। हालांकि शुरुआत में कोक को सोडा फाउंटेन्स में बेचा जाता था। इससे कोक के बहुत से पैसे सेव हो जाते थे क्योंकि वो सिंपली सिरप डिस्ट्रीब्यूट करते थे उन लोगों को जो इसे कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिक्स करके बेच रहे थे। सो शिपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट काफी कम था। बट फिर एक दिन दो लॉयर बेंजामिन और जोसेफ एसा कैंडलर के पास आइडिया लेकर आए, इसे बॉटल में रखते हैं। कैंडलर को यह आइडिया बहुत खराब लगा। बॉटलिंग काफी एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड थी, बट बेंजामिन और जोसेफ ने कहा कि सारा रिस्क और कॉस्ट हम खुद उठाएंगे। सो कैंडलर मान गए और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 4 बॉटलिंग राइट्स के साथ, वो भी एक नॉमिनल फी में जो था $1। कैंडलर ने सोचा उसके पास लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं और अनएक्सपेक्टेडली बॉटलिंग का आइडिया काफी अच्छे से काम किया और अब और ज्यादा कोक सिरप बिक रहे थे। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि बॉटल्ड कोक एक अनइमेजिनेबली ह्यूज सक्सेस था। कस्टमर्स बॉटल्ड कोक को बहुत पसंद करते थे। शुरुआत में कैंडलर के लिए ये अच्छा था, इससे बॉटलर्स बहुत सारा कोक सिरप खरीद रहे थे और बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा रेवेन्यू सोर्स बन गया। बट एक मेजर प्रॉब्लम थी, क्योंकि कैंडलर को भरोसा नहीं था कि बॉटल कोक काम करेगा, इसलिए वो बिना सोचे ही कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिए। सो इस डील में किसी टाइप का टाइम फ्रेम सेट नहीं था और कोक सिरप प्रोडक्शन के कॉस्ट बढ़ने पर प्राइस चेंज को भी कोई मेंशन नहीं किया था। इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा कैंडलर ने बॉटलर्स को नेवर एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, जिससे वो कोक के सिरप के साथ उसी सेम कम प्राइस में सप्लाई करते रहें, फिर चाहे रॉ इंग्रेडिएंट का कॉस्ट कितना ऊपर भी जाए। इस कारण कोक और उसके बॉटलर्स के बीच में मल्टीपल लॉ सूट्स हुए। अगले कुछ डेकेड्स में कोका कोला कंपनी ने उन सारे राइट्स को खरीदने के लिए काउंटलेस मिलियन डॉलर्स पे किए, जिसे कैंडलर ने $1 में बेच दिया था। बट अर्ली 1900s में कैंडलर के लिए ये चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि कोका कोला के सेल्स पहले से ज्यादा हाई थे। वो हर साल ग्रो कर रहे थे। ऑफ कोर्स ये सब प्रोडक्ट के कारण नहीं था, क्योंकि ऐसे कई सारे और भी ड्रिंक्स थे, बट इसका मेन रीजन था कोका कोला की जबरदस्त मार्केटिंग। हर एक साल
कोका कोला और ज्यादा से ज्यादा पैसे एडवर्टाइजिंग पर खर्च करने लगा और इसकी सेल्स बढ़ने लगी। हाउएवर, कोका कोला की बिगेस्ट सक्सेस एक अलग ही सरप्राइजिंग सोर्स से आती है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब अनाउंस किया गया कि शुगर हर किसी को राशन किया जाएगा। हाउएवर, कोका कोला ने अजीब क्लेम किया कि शुगर की राशनिंग पर रोक लगाया जाए क्योंकि कोक वॉर टाइम का एसेंशियल प्रोडक्ट था और अजीब बात यह है कि गवर्नमेंट इसके लिए मान भी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोका कोला ने गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए काफी पैसे खर्च किए थे। कोक ने काउंटलेस स्टडीज को फंड किया था जिससे वो कोक के बेनिफिट के बारे में गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये कहना था कि ये सोल्जर्स की एनर्जी बूस्ट करेगा। इवेंचुअली यूएस गवर्नमेंट ने कोका कोला एग्जीक्यूटिव को रेशनिंग बोर्ड में अपॉइंट करने के लिए अग्री कर दिया, जिसने बाद में कोका कोला को शुगर रेशनिंग पर एग्जेम्पशन दे दिया, जबकि बाकी हर कंपनी को अपने शुगर क्वांटिटीज को रिड्यूस करना पड़ा। कोका कोला वहीं नहीं रुका। कोक के प्रेसिडेंट ने पब्लिकली प्रॉमिस किया, कोई भी आदमी जो यूनिफॉर्म में है और जहां कहीं भी है उसको किसी भी कीमत पर कोका कोला की बोतल 5 सेंट्स में दिए जाएंगे। वेल, अब लो प्राइस में बेचने पर कोका कोला को शायद हर ड्रिंक पर लॉस हो, बट ये एक जीनियस डिसीजन था। पहले तो इसने लोगों और स्पेशली सोल्जर्स की नजरों में कोक और वॉर एफर्ट के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया, जिससे कोक को ह्यूज पब्लिक सपोर्ट और गुडविल गेन करने में हेल्प हुई। हजारों अमेरिकन के बीच में कोक और पैट्रियटिज्म के बीच कनेक्शन बन गया। कोक ने इस अपॉर्चुनिटी का भी फायदा उठाते हुए न्यू वॉर टाइम एड्स में जिसमें सोल्जर्स कोक पकड़े हुए थे दिखाना शुरू किया। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। कोक ने पीठ पीछे गवर्नमेंट के साथ डील की जिसमें उन्हें ओवरसीज प्लांट सेटअप करने के लिए पैसे मिले। उनका मानना था कि इससे अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और सोल्जर्स का मोराल बूस्ट होगा, बट इसका असली मतलब ये था कि टैक्स पेयर कोक के इंटरनेशनल एक्सपेंशन के फंड्स के लिए हेल्प कर रहे थे। ड्यूरिंग वॉर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में 64 कोक प्लांट्स सेटअप किए गए, जिसे ज्यादातर गवर्नमेंट फंड कर रही थी। इनफैक्ट जो टेक्नीशियंस वॉर टाइम पर कोका कोला प्लांट सेटअप कर रहे थे उन्हें टैंक्स और प्लेन्स बनाने वालों जितना वैल्यू दिया जाता था, और क्योंकि कोक अब सोल्जर के लिए एक्सेसिबल था, फिर वो दुनिया में कहीं भी हो इसे सोल्जर सब लोकल के साथ शेयर करने लगे थे, जिससे कोक और नए कंट्रीज में एक्सपैंड हो गया। सोल्जर्स कोक से काफी खुश थे क्योंकि उन्हें ये वॉर टाइम में घर की याद दिलाता था। इस कारण से वो कोक के दीवाने बन गए। यूएस मिलिट्री बेसिकली कोका कोला के लिए सेल्स फोर्स बन गई, जिससे उन्हें न्यू कस्टमर्स मिलने लगे थे। जब वॉर का डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट मोस्ट कंपनीज और लोगों पर पड़ा, उस वक्त कोका कोला ऑल ओवर ग्लोब तेजी से फैलने लगा था। आज सिर्फ 2 कंट्रीज ही हैं जो कोक नहीं बेचते हैं, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया, और जो डील्स कोक ने वॉर के टाइम पे की थी वो ही आज रैपिड ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अब कोका कोला की इस हर्ट वार्मिंग आइडिया में एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम भी थी कि वो कोका कोला कंपनी पेट्रियोटिक कंपनी होते हुए भी वॉर टाइम में नाजी जर्मनी को भी कोक सप्लाई कर रही थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जहां यूएस में कंपनी ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए कह रही थी, वहीं जर्मनी में वो किसी अमेरिकन से खुद को डिसोसिएट करने की कोशिश में लगे थे, और कई बार कोक लोगो और नाजी लोगो साथ में दिखाया जाता था। कोक को हिटलर के यूथ रैलीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और नाजीज के एजुकेशनल पैम्फलेट्स में भी एडवर्टाइज किया गया। कोका कोला दोनों तरफ खेल रहा था। आफ्टर ऑल जर्मनी उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट था। हाउएवर, वॉर में प्रोग्रेस हुआ, जर्मनी सप्लाई होने वाले गुड्स पर रेस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए। बहुत से एमएनसीज के लिए इसका मतलब ये था कि वो अपने प्रोडक्ट्स को जर्मन्स को नहीं बेच पाएंगे, बट जर्मनी में हेड ऑफ कोक्स बिगेस्ट बॉटलिंग ऑपरेशन मैक्स काइथ, उनके पास एक आइडिया था जिससे वो इस रेस्ट्रिक्शन को काउंटर कर सकें। उन्होंने लोकल केमिस्ट से कोक जैसे ही न्यू ड्रिंक को बनाने को कहा, बट इसमें कोक सिरप ना यूज करके इसे लेफ्ट ओवर फूड स्क्रैप्स जैसे कि एप्पल फाइबर से बनाने का डिसाइड किया, और ये नया ड्रिंक बाद में जाके फैंटा के नाम से फेमस हुआ। और क्योंकि बहुत से ड्रिंक्स बैन थे, फैंटा नाजी जर्मनी में एक बड़ी हिट बनी। कुछ सोर्सेस के हिसाब से काइट ने कंसंट्रेशन कैंप्स के फोर्स्ड लेबर को यूज किया इसे बनाने के लिए। हम ये अच्छे से जानते हैं कि वॉर के एंड में फैंटा का सारा प्रॉफिट कोका कोला हेडक्वार्टर्स के पास वापस चला गया और मैक्स को कोका कोला कंपनी में प्रमोशन दिया गया। 1955 से कोक अब फैंटा को भी कई देशों में बेचने लग गए। ऑफ कोर्स पहले की तरह कोक ने फिर से खुद को सच्चाई से दूर कर दिया।
कोक आपको बताएंगे कि उनका सबसे बड़ा सीक्रेट ही उनके ड्रिंक का फॉर्मूला है। थोड़े से ड्रामेटिक फैक्ट के लिए कहेंगे कि इसे हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में छुपा के रखा है, बट असल में उनका कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, वो विकिपीडिया पे है। खैर, इसकी सक्सेस पे इसके फॉर्मूला का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। आप क्लोन प्रोडक्ट बना सकते हैं बट उनसे कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी व्हाई। एक दिन एक नए स्कूल के टीचर ने हेडमास्टर को सजेस्ट किया कि वो वेंडिंग मशीन्स में कुछ हेल्दी चॉइस जैसे फ्रूट जूस रखें। वो डर गई जब उन्हें यह बताया गया कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि स्कूल का एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट था कोक के साथ। कोक पेड $3,000 पर ईयर और $1 पर स्टूडेंट, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि स्कूल में बेचे जाने वाली चीजों पर वो ध्यान रख सके, और ऐसा वो बहुत से स्कूल्स के साथ किए थे उनके क्रेडल टू ग्रेव स्ट्रैटेजी के अनुसार। बेसिकली अगर किसी को कोक का लाइफ टाइम कस्टमर बनना है तो उसे इंश्योर करना होगा कि वो इसे बहुत कम एज से ही पीना शुरू कर दे। कोक के मार्केटिंग चीफ ने कहा कि ज्यादा एज के लोगों को कोक का लाइफ टाइम कस्टमर बनाने से ज्यादा इजी है किसी छोटी एज के बच्चे को कस्टमर बनाना। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में स्कूल और भी ज्यादा पैसे कमा सकता था बस अपने बच्चों को कोक बेचकर, और क्योंकि बहुत से स्कूल्स अंडर फंडेड थे, वो कोक के प्रोडक्ट्स बेचने की पूरी कोशिश करते थे। ये बस एक तरीका था ये प्रूफ करने का कि कैसे बच्चों को एडवर्टाइज करके प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। उनका दूसरा तरीका था काउंटलेस कलेक्टर्स आइटम बनाना, जिसमें बार्बी डॉल्स, प्लेइंग कार्स, बोर्ड गेम्स, डिलीवरी ट्रक्स और कई टॉयज थे जिन्हें वो एडल्ट्स के लिए बना के बेचते थे। और फिर ऑफ कोर्स क्रिसमस एड्स थे, जिसमें डेलिबरेटली सैंटा और कोक को एक साथ डिस्प्ले किया जाता था बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए। 1982 में कोक ने कोलंबिया पिक्चर्स को भी खरीद लिया, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को फिल्म्स में दिखा सके। उन्होंने बाद में फिल्म स्टूडियो को बेच दिया और डिसाइड किया कि वो दूसरे कंपनीज को कोक के प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए पे करेगी। फैमिली फिल्म्स में प्रोडक्ट प्लेसमेंट काफी होशियारी का काम था, जिसने उन्हें बच्चों को टारगेट करने में हेल्प किया। रिसर्च में पाया गया कि बेबीज के लिए भी कोक मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स में से एक है। बट बैक इन 80s कोक के लिए एक प्रॉब्लम आ गई। ज्यादा से ज्यादा डेटा में कोक के नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स के बारे में बताया गया। इसमें हमेशा यह डर रहा है कि कोक आपके दांत सड़ा रहा है, बट न्यू डेटा में पाया गया कि कोक के सीरियस इफेक्ट्स ओबेसिटी, डायबिटीज और दूसरे हेल्थ इश्यूज भी थे। फॉर एग्जांपल, एक स्टडी में पाया गया कि बच्चों के लिए एक दिन में एक एक्स्ट्रा शुगरी ड्रिंक भी उनके ओवरवेट होने में 60% चांसेस बढ़ा रहा है। और दूसरे स्टडी में मिला कि अगर बेबीज का हाई शुगर इंटेक है तो वो जिंदगी भर शुगर पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। एक ब्रांड जो अपने होलसमनेस के लिए जाना जाता हो, उसके लिए ये एक बड़ा सेटबैक था जिसमें वो ऐसे हेल्थ इश्यूज से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, स्पेशली जब कोक अपने ड्रिंक के पोर्शन साइजेस को इंक्रीज करता जा रहा था। इसमें कैफीन का होना भी ज्यादा हेल्पफुल नहीं लगा। कोका कोला ने क्लेम किया कि यह सिर्फ टेस्ट के लिए है, बट ब्लाइंड टेस्ट्स में नॉन कैफिनेटेड वर्जन में कोई डिफरेंस नहीं बता पाए। इसने कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों कोक एडिक्टिव कैफीन को ऐड कर रहा है, वो भी उस ड्रिंक में जिसे बच्चों को बेचा जाता है। हाउएवर, सोडा इंडस्ट्री को एक सिमिलर रियलाइजेशन हुआ कि टोबैको इंडस्ट्री आने वाली है। पॉलिसीज पर डिबेट करने से इजी था साइंस पर डाउट करना, क्योंकि आप हमेशा और रिसर्च के लिए कह सकते हैं। बिहाइंड द सीन्स कोक hundreds of thousands of dollars स्टडीज पर खर्च कर रहा था, जिससे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स और ओबेसिटी और डायबिटीज जैसे इश्यू के बीच कनेक्शन बता सके। और सरप्राइजिंगली कोक की कराई हुई स्टडीज में पाया गया कि कोक की वजह से बहुत से हेल्थ इश्यूज नहीं हो रहे हैं। हाउएवर, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि इन स्टडीज को फंड कौन कर रहा है। कोक ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टेट ऑफिशियल्स को शुगर टैक्सेस और स्ट्रॉन्गर डाइटरी गाइडलाइंस के अगेंस्ट ब्राइब किया। वो सबके पीठ पीछे कोक के स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए पॉलिटिशियंस कैंपेन्स में डोनेशन के लिए डील करते थे। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए एथलीट्स पे मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स में से दिखाने के लिए, सो दैट ये इल्यूजन क्रिएट हो कि कोक से ग्रेट एथलेटिक परफॉर्मेंस मिलती है। हाउएवर, कोक समझने लगा था कि वो तब तक ही ऐसा कर सकते हैं जब तक साइंस डिस्प्यूट को रोकने में फेल हो जाए। सो उन्होंने दूसरे ड्रिंक्स में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉटल ब्रांड दसानी। हाउएवर, ये उतना अच्छा वर्क नहीं किया जब इसे यूके में लॉन्च किया गया। जल्द ही ये पता चल गया कि इस एक्सपेंसिव वाटर बॉटल में लोकल टैप वाटर फिल किया जाता था। अब कोक ने डिफेंड करना शुरू किया कि वो वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं, बट इससे बात और बिगड़ गई, क्योंकि ये पाया गया कि उन्होंने एक्सीडेंटली ऐसा मिनरल ऐड कर दिया जो वाटर को कंटामिनेट कर दिया। एज अ रिजल्ट, ओवर 500,000 ऑफ बॉटल्स शॉप से वापस मंगा लिए गए थे सेफ्टी मेजर्स की वजह से। इन अदर वर्ड्स, कोक एक हेल्दी ड्रिंक बनाना चाहा, बट उन पे आरोप लगा कि वो एक्सपेंसिव कंटामिनेटेड टैप वाटर बेच रहे हैं। हाउएवर, अभी हालात और बिगड़ने वाले थे।
1999 में बेल्जियम में बच्चे कोका कोला पीकर बीमार होने लगे थे और इस वजह से कोक के सारे प्रोडक्ट्स को वापस मंगाया गया। फ्रांस में भी कोक के कारण 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए और इस पे टेम्परेरी बैन भी लगाया गया। इन इश्यूज पे कंपनी का रेस्पॉन्स बहुत स्लो था और इस वजह से प्रॉब्लम्स को सीरियसली ना लेने का एक्यूज लगाया गया और इंडिया में कोक को वेस्ट वाटर को ग्राउंड वाटर में मिलाने का आरोप लगाया गया। कोक ने एक्चुअली एडमिट किया कि उनको वेस्ट वाटर का इश्यू है एंड दे सेड कि वो ये सॉल्व करेंगे। हाउएवर इंडिपेंडेंट टेस्ट्स में स्टिल पाया गया कि इंडियन कोक प्लांट में टॉक्सिक स्लज प्रोड्यूस हो रहा था, जिससे वहां की जमीन बंजर हो रही थी, लोकल एनिमल्स मर रहे थे और लोकल फार्मर्स के लाइवलीहुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। द सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली ने भी अनाउंस किया कि उन्होंने कोक और पेप्सी दोनों में पेस्टिसाइड पाया है, जिससे ज्यादा वक्त तक कंज्यूम करने पर कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और सीवियर डिस्ट्रप्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम जैसे डिजीज हो सकते हैं। लोकल विलेज की एक औरत ने जर्नलिस्ट को बताया कि कंपनी के आने के पहले हमारी लाइफ कंफर्टेबल और ब्यूटीफुल थी, पर कंपनी के आने के 6 महीने बाद ही पानी का टेस्ट चेंज हो गया। और दूसरे ने बताया, नहाते वक्त जब हमारा सर भीगता है तो इससे सर दर्द और हर जगह खुजली होती है। कोक का एनवायरमेंटल रिकॉर्ड और खराब होता गया। आप जानते होंगे कंपनी बॉटलिंग प्लांट्स भी चलाती है, वो भी ड्रॉट प्लैग्ड एरियाज में, और ऑफिशियल्स ने कोक पर ब्लेम किया कि उनके कारण अवेलेबल वाटर में गिरावट आई है। ये प्रॉब्लम मैक्सिको के कुछ पार्ट्स में ज्यादा खराब थी, क्योंकि 2000 से 2006 के बीच मैक्सिको के कोक के हेड ही मैक्सिको के प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट ने इलेक्ट होते ही अपनी कंपनी को फेवरेबल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया और उनके प्रेसिडेंसी के टाइम उन्होंने कोका कोला को 27 वाटर कंसेशन दिए। कई लोगों ने क्लेम किया कि इससे वाटर पोल्यूट हुआ और इंडिजिनस लोगों से पानी चुराना भी शामिल था। एक लोकल रेसिडेंट ने क्लेम किया कि उसके एरिया में काफी पानी हुआ करता था, बट अब यहाँ पानी की स्कैर्सिटी है, ना तो वो कुछ पे करते हैं, बस पानी ले जाते हैं। उनके प्रेसिडेंसी के टाइम कोक के सेल्स 50% तक इंक्रीज हो गए और ये उस कंट्री में मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक बन गई। क्रिटिक्स ने कहा कि ये एक और एग्जाम्पल है जिसमें कोक पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर शेडी डील्स करता है। ऑफ कोर्स कोका कोला को वास्ट क्वांटिटीज में नेचुरल रिसोर्सेज एक्वायर करने पड़ते हैं। इनफैक्ट वो दुनिया का लार्जेस्ट शुगर बायर है। हाउएवर 90s के आते ही कोक को और ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी फेस करना पड़ा। फॉर एग्जांपल इन मेक्सिको सिटी कोक ने शॉपकीपर्स को थ्रेट करना शुरू किया कि अगर वो कोक नहीं बेचेंगे तो वो कोई और ड्रिंक नहीं बेच पाएंगे। मीनवाइल ब्राजील में कोक ने एक नए टाइप की वेंडिंग मशीन लॉन्च की जिसमें गर्मी के हिसाब से कोक की प्राइस बढ़ जाएगी और अपने सेल्स फिगर को बढ़ाने और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोक ने चैनल स्टफिंग किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोर्स करके और ज्यादा सिरप खरीदवाना जितना उन्हें क्वार्टर एंड में जरूरी भी नहीं होता था। हाउएवर कोक के अगेंस्ट बैकलैश 2003 पर अपने पीक पर था जब एक कैंपेन लॉन्च हुआ स्टॉप किलर कोक के नाम से। उन्होंने क्लेम किया कि कोका कोला कंपनी बहुत से डेथ्स और यूनियन मेंबर्स के मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कोलंबिया बॉटल प्लांट में। खैर कोक ने इसे डिनाई किया और ट्रूथ अभी भी अनक्लियर है। जो हम जानते हैं वो ये है कि 1989 के बाद से बॉटलिंग प्लांट के वर्कर्स या तो मर गए या फिर उन्हें डेथ थ्रेट्स मिले। इनफैक्ट 2001 में इंटरनेशनल लेबर राइट्स फंड ने कोका कोला बॉटल्स के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया जिसमें क्लेम हुआ कि ये एंगेज था डेथ स्क्वाड्स में जिन्होंने इंटिमिडेट, टॉर्चर और किडनैप किया लैटिन अमेरिका के यूनियन ऑफिशियल्स को। कुछ सालों बाद ग्वाटेमालन वर्कर्स ने अनदर लॉ सूट फाइल किया जिसमें उन्होंने बताया कि कोक की बॉटलिंग प्लांट में उन्हें और उनके फैमिलीज के साथ वायलेंस किया गया क्योंकि वो वर्कर यूनियन ज्वाइन करना चाहते थे। वो यूनियन इसलिए ज्वाइन करना चाहते थे क्योंकि कुछ वर्कर्स को 15 घंटे का शिफ्ट के लिए $15 मिलते थे। हाउएवर अगेन कोक पर किडनैप, टॉर्चर और यूनियन लीडर्स और उनके फैमिली के मर्डर के एलिगेशंस लगाए गए थे। अब कोक ने ये कहा कि ग्वाटेमालन प्लांट इंडिपेंडेंटली ओन है और इसका कोक से कोई लेना देना नहीं है और हो सकता है कि कोक सच कह रहा हो। हमें नहीं पता कि उन्हें वायलेंस के बारे में पता था या नहीं या फिर उन्हें इससे इनडायरेक्टली बेनिफिट हो रहा था या नहीं, बट जो भी है यूनियंस को अटैक्स और थ्रेट से खत्म कर दिया गया और लैटिन अमेरिका के कुछ पार्ट्स में कोक को स्पार्कल ऑफ डेथ के नाम से रेफर किया जाने लगा। हमें ये पता है कि आप कोक के पास्ट में जितना डीपर जाते हैं उतना ही ज्यादा आप उनके होलसम इमेज को अनदेखा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एसा कैंडलर वो एंटरप्रेन्योर जिसने कोका कोला को इनकॉर्पोरेट किया और एक पिवटल रोल प्ले किया इसके पॉपुलराइजिंग में। ही सेड हमारे लिए बच्चों को काम करते देखना सबसे खूबसूरत मोमेंट है। बच्चा जितना जल्दी काम करना शुरू करे उतना अच्छा होगा। इससे पहले कि हम कंक्लूजन की ओर बढ़ें, आई थिंक ये जरूरी है कि हम ये जानें कि अगर आप किसी भी जायंट कंपनी जिसकी इतनी लंबी हिस्ट्री हो वो देखें तो पाएंगे कि उनकी हिस्ट्री में जरूर कुछ एथिकल डिजास्टर है। बिजनेस ब्रूटल होता है। कोक के ऐसे क्रिटिसिज्म्स उसके कंपटीटर पे भी अप्लाई होता है। ऑफ कोर्स कोक ने दुनिया के लिए काफी अच्छी चीजें भी की है। हम सिर्फ वन साइड ऑफ स्टोरी को देखकर कंक्लूड नहीं कर सकते, पिक्चर अभी बाकी है। आयरनी इज कोका कोला के कुछ वर्स्ट प्रेस का इन सारे मोरल या लीगल इश्यूज से
कोई मतलब नहीं था। कोक का बिगेस्ट बैकलैश तब हुआ जब उसने अपने ड्रिंक का टेस्ट चेंज कर दिया। कोका कोला कंपनी को पेप्सी को खरीदने के कई चांसेस मिले। उसने $50,000 भी ऑफर किए 1933 में, बट कोक ने मना कर दिया। बल्कि कोक ने पेप्सी पर केस कर दिया क्योंकि उसने अपने एड्स में कोला वर्ड का यूज किया, ये कहते हुए कि ये कोका कोला के प्रोडक्ट की बुराई है। फिर पेप्सी ने काउंटर स्यू किया, ये कहते हुए कि कोक एंटी कंपटीटिव टैक्टिक्स यूज कर रहा है जिससे मोनोपोली बना सके। कोर्ट ने अग्री करते हुए कहा कि कोला वर्ड कोई भी यूज कर सकता है। हाउएवर, क्योंकि कोक ने पेप्सी को खरीदने का चांस मिस कर दिया, इससे वो अब ऑनगोइंग मार्केट बैटल में अटक गए। एक पॉइंट पर कोक और पेप्सी दोनों ही प्राइसेस लो करके और डिस्काउंट्स ऑफर करके एक दूसरे के साथ कम्पीट करना शुरू कर दी। बट जल्द ही उन्हें रियलाइज हुआ कि ये दोनों का ही लॉस है। हो सकता है उन्होंने सीक्रेट डील की हो, बट जल्द ही दोनों अपनी नॉर्मल प्राइसिंग पर वापस आ गए और इस बार एडवर्टाइजिंग पर कम्पीट करने लगे। बट इवेंचुअली पेप्सी को एक सिंपल बट जीनियस आइडिया आया कि वो टेस्ट के बेसिस पर कम्पीट करे। 1975 में पेप्सी ने पेप्सी चैलेंज लॉन्च किया, जहां वो लोगों को 2 वाइट कप देते थे, एक में पेप्सी था और एक में कोक, बिना बताए कि किसमें क्या है, ये देखने के लिए कि लोग कौन सा प्रेफर करते हैं। और पेप्सी को स्लाइटली ज्यादा लोगों ने प्रेफर किया। और ऐसे ही पेप्सी ने इस स्टैट को अपने हर एडवर्टाइजमेंट में यूज करना शुरू कर दिया। Across America, more people pick Pepsi time after time after time. Pepsi Cola. कोक ने इसे सच मानने से मना कर दिया, बट जब उन्होंने खुद टेस्ट कंडक्ट कराया तो उन्हें पता चला कि पेप्सी ने एक्चुअली उन्हें स्लाइटली हायर स्कोर दिया था। मीनवाइल कोका कोला स्लोली बट स्टेडीली मार्केट शेयर्स लूज करने लगा था। उन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, ह्यूज मार्केटिंग कैंपेन्स, प्राइस प्रमोशंस, बट कोक का मार्केट शेयर कम हो रहा था और पेप्सी का बढ़ रहा था। ऐसा लगने लगा था कि पेप्सी चैलेंज सही था। प्रॉब्लम थी कि ज्यादातर लोग पेप्सी के टेस्ट को ज्यादा पसंद कर रहे थे और इसी कारण कोका कोला ने एक बहुत ही सीक्रेट मिशन शुरू किया। अब वो कोक का फॉर्मूला बदलने वाले थे। बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने एक नया फॉर्मूला डिस्कवर किया जो एक्चुअली कोक और पेप्सी दोनों से बेहतर था। उन्होंने बार बार ब्लाइंड टेस्ट करवाया और फाइनली उनका डेटा क्लियर हो गया। द न्यू फॉर्मूला वाज मोर पॉपुलर। और ऐसे कोका कोला के 100 ईयर एनिवर्सरी के पहले उन्होंने अनथिंकेबल कर दिखाया। उन्होंने कोका कोला का फॉर्मूला बदल दिया। Coca-Cola is about to announce what it calls the most significant development in its history. Pepsi-Cola says Coke is merely trying to match Pepsi's success. These two products, Pepsi and Coke, have been going at it eyeball to eyeball. And in my view, the other guy just blinked. और इमीडिएटली chaos शुरू हो गया। एवरी सिंगल डे कोक के ऑफिस में thousands of फोन कॉल्स और लेटर्स आने लगे। उनमें मिक्सचर था परेशान लोगों का जो कोक ओल्ड वर्जन को वापस चाहते थे और भी लोग थे जो कोक के ओरिजिनल फॉर्मूला को हटाने पर भड़के हुए थे। कोक वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये सब जल्दी शांत हो जाएगा, स्पेशली जब ये लोग नए फॉर्मूला को ट्राई करेंगे, बट ये सब और इंटेंस होता गया। मीडिया फुली आउटरेज रिपोर्ट से भर गई और कोक के फोन लाइंस महीनों तक कंप्लेन से जैम हो चुकी थी। जब न्यू कोक के एडवर्टाइजमेंट्स को स्टेडियम्स के जायंट स्क्रीन्स पर शो किया गया, उस वक्त लोग लाउडली बू करने लगे थे। ऑफ कोर्स बहुत से लोग बिना टेस्ट किए ही कंप्लेन कर रहे थे। इसी पे एक कोक एम्प्लॉय ने कहा था, अगर हम भगवान के अमृत भी ले आते तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। जल्द ही पता चला कि टेस्ट एक्चुअल इशू नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यू कोक ने ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट्स में कितने अच्छे मार्क्स लाए। कोक के सक्सेस में टेस्ट कभी नंबर 1 प्रायोरिटी था ही नहीं। थैंक्स टू इनक्रेडिबल मार्केटिंग, वर्ल्ड ने कोका कोला को बस एक ओल्ड फ्रेंड की तरह देखा, एवरीडे लाइफ का हिस्सा माना। कोक पिछले 100 सालों से बना हुआ था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कोक साथ था। और किसी चीज को बदलना जो लोगों को बहुत पसंद था, ये एक बिट्रेयल की तरह था। एक गुस्से से भरे लेटर में मिला कि कोक को चेंज करना मतलब कि ग्रास पर्पल करना। दूसरा कमेंट था कि तुमने मेरा चाइल्डहुड छीन लिया। महीनों बाद भी प्रोटेस्ट्स नहीं रुके और जल्द ही ये क्लियर हो गया कि कंपनी को अपना ओल्ड फॉर्मूला वापस लाना होगा। उन्हें पता था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कंपनी के डिसीजन के अगेंस्ट इतने स्ट्रॉन्ग बैकलैश हिस्ट्री में हुए थे, पर डिस्पाइट दैट न्यू कोक डिजास्टर ने कोक के ग्रेटेस्ट मार्केटिंग का काम कर दिया। यू सी, जब कोक ने अपना ओरिजिनल फॉर्मूला क्लासिक कोक के नाम पर वापस लाया, सडनली सारा गुस्सा तारीफों में बदल गया था। सडनली कंपनी में आने वाले सारे लेटर्स और फोन कॉल्स अडोरिंग फैन के थैंक्स से भर गए। और इसमें एक कोक मार्केटर ने कहा, आपको लगा होगा कि हमने कैंसर का क्योर इन्वेंट कर लिया। ओल्ड फ्लेवर के इमीडिएटली रीइंट्रोड्यूस होते ही कोक के सेल्स तुरंत बढ़ गए।
बिजनेस वीक ने इस पूरे किस्से को द मार्केटिंग ब्लंडर ऑफ द डेकेड का नाम दिया, बट कुछ स्केप्टिकल एनालिस्ट्स को लगा कि ये कंपनी की पब्लिसिटी की सोची समझी चाल है जिससे कस्टमर्स को याद दिला सके कि कोक उनके लिए कितना मायने रखता है। और अगर ये प्लान भी था तो ये ग्रेटेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में से एक है, बट ये बिल्कुल भी केस नहीं था। न्यू कोक वॉज द कैटास्ट्रोफिक मिसजजमेंट बाय कोक। उनको सच में लगा था कि लोग न्यू कोक को प्रेफर करेंगे। इनफैक्ट क्लासिक कोक के वापस आ जाने के बाद भी शॉप्स में न्यू कोक को रखा गया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जितने लोग इसे ट्राई करेंगे वो धीरे धीरे नए फ्लेवर्स को अडैप्ट कर लेंगे। I'm Don Keogh, president of the Coca-Cola Company. When we brought you the new taste of Coke, we knew that millions would prefer it, and millions do. And we knew that it would beat the taste of our major competitor, and it does. What we didn't know was how many thousands of you would phone and write asking us to bring back the classic taste of original Coca-Cola. Well, we read and we listened, and you know the rest. They're both yours, the new taste of Coke and Coca-Cola Classic. Your right of choice is back. बट वो फिर से गलत है। नए कोक की सेल्स कभी ऊपर गई ही नहीं और धीरे धीरे वो मार्केट से हट गए। हालांकि पूरी तरह से गलत होने के बाद भी रिजल्ट में न्यू कोक ने अनइंटेंशनली लोगों को ये रियलाइज करा दिया कि उन्होंने ओरिजिनल कोक को कितना पसंद किया है। इस इंसिडेंट ने लोगों को और लॉयल और अटैच बना दिया कोक से, व्हिच इज व्हाई द न्यू कोक सबसे सक्सेसफुल गलतियों में से एक है। बट हियर्स द क्रेजीएस्ट पार्ट, ये टाइम टू टाइम प्रूव होता गया है कि टेस्ट में लोगों के ड्रिंक के बारे में ना पता होने पर भी न्यू कोक बेस्ट रेट था, पेप्सी सेकंड और ओरिजिनल कोक थर्ड पर। और फिर भी कस्टमर्स डिसाइड कर चुके थे कि उन्हें ओरिजिनल कोक ही चाहिए। वो उस ड्रिंक को चाहते थे जिसे उन्होंने लीस्ट रेट दिया है, और ये कोका कोला मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो उन्होंने शायद ही कभी सोचा होगा। कोक ने लोगों के दिमाग में ऐसा इमेज बना लिया था कि वो टेस्ट, लॉजिक और डेटा सब पीछे छोड़ देते थे। कोक अभी भी वही सेम प्रिंसिपल ऑपरेट कर रहा था जो पेटेंट मेडिसिन इंडस्ट्री कई साल पहले से यूज कर रही थी। आपका प्रोडक्ट कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट्स व्हाई कोक ने हर साल एड्स पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं। इवन दो वर्ल्ड की 94 पॉपुलेशन कोक लोगो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुकी है और हर दिन कोका कोला की 2 बिलियन सर्विंग्स पी जाती है, कोक ऐसा इमेज क्रिएट करता है जिसे कॉन्स्टेंटली रेनफोर्स करने की जरूरत है। क्योंकि हो सकता है कि आप कोक के बच्चों के हेल्थ पर होने वाले डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट के बारे में सुने, उनके गवर्नमेंट लॉबिंग के बारे में सुने, काउंटलेस कंट्रोवर्सीज के बारे में सुने, पर क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि अल्टीमेटली कोक ने आपको कभी शुगर वाटर नहीं बेचा, उन्होंने आपके गुड टाइम्स, फ्रेंड्स, फैमिली और हैप्पी मेमोरीज को बनाया है। कोक खुद एक ओल्ड फ्रेंड की तरह दिखता है, और हाँ, दोस्तों के बीच तो झगड़े होते रहते हैं ना। I love to teach the